क्लास 8 हमने ये जहाँ पहिया है ये कर लिया रिपोर्टाज। अब 14-15 चैप्टर आपके सिलेबस से काट दिया गया है, अभी ये नहीं आएंगे। तो 16, 17, 18 16 चैप्टर आज कराएंगे हम। पानी की कहानी निबंध है, ठीक है। तो अब इसको अच्छे से सुन लेना, फिर क्वेश्चन आंसर इजीली कर पाओगे। 16 चैप्टर है पानी की कहानी। इसका परिचय सुन लो थोड़ा। पानी की कहानी नामक प्रस्तुत पाठ में लेखक ने पानी के चक्र का वर्णन अत्यंत रोचक ढंग से किया है। इसमें लेखक ने कल्पना और वैज्ञानिक तथ्यों का सहारा लेकर ओस की एक बूंद की जीवन यात्रा के विषय में बताया। यानी एक कल्पना, यानी एक अपनी सोच और जो वैज्ञानिक साइंटिफिक तौर तरीका है उसको जोड़ करके बताया है, ठीक है। एक ओस की बूंद अनेक अवस्थाओं में सूर्यमंडल, जो ओस की बूंद होती है ना, जो रात को ऐसे पौधों में ऐसे करके वो पड़ी, उस एक उसकी बूंद को लेकर के क्या है, सूर्यमंडल, वायु, बादल, समुद्र, ज्वालामुखी, नदी और नल के जल से होते हुए पेड़ के पत्ते तक की यात्रा करती। जो सुबह सुबह उड़ते हैं ना अपन, तब अर्ली मॉर्निंग तो देखना पेड़ पौधे घास वगैरह में ना ऐसे बूंदें होती है ना, तो पत्तों के ऊपर होती है, तो वो ओस की बूंद होती है। रात को वो रात को झरती है वो कैसे आती है पत्ते तक वो बताया है। ओस की बूंद अपनी कहानी आत्मकथात्मक शैली में स्वयं सुना रही है। अब ये कौन सी शैली है? पानी की कहानी है, रामचंद्र तिवारी लेखक हैं, लेकिन ये आत्मकथा है ये, यानी ओस की बूंद को यहाँ पर कैरेक्टर बनाया है, वो अपनी स्टोरी सुना रही है, ठीक है। तो इसको अच्छे से सुन लेना। ब्लर हो रहा है तो अब बुक की हेल्प लेना है, आपको बुक्स पढ़नी है, एक बार चैप्टर रीड करना है, ये यहाँ सुन लेना है, फिर रीड करना है। मैं आगे बढ़ा ही था, यानी ये एक बूंद बोल रही है, ठीक है। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मतलब ये मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर को लेखक बोल रहा है, ठीक है। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, चारा लिखा हुआ है, चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वयं मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मुझे मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं मानो बोल रहे हों। उसी सुरीली आवाज़ में मैंने सुना, सुना सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज़ आई, सुनो सुनो। अब मुझसे रहा नहीं गया, मैं मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। अब देखो यहाँ ओस बोली है। जानता हूँ, मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी कहते हैं, मालूम है। ये ओस की बूंद बोल रही है, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी कहते हैं। लेखक बोलता है, मालूम है। फिर ओस बोलती, मैं बेर के पेड़ से आई हूँ। झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? ओस लेखक बोल रहा है, झूठी। फिर बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ। यानी उसने बिलीव नहीं किया ना, कि उसने बोला मैं बेर के पेड़ से आई हूँ, तो उसने बिलीव नहीं किया, तो उसको दुख हुआ बूंद को। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। अब स्टोरी सुना रही, देखो अपनी आत्मकथा बोलते हैं इसको, अपनी कथा सुना रही है। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी, फिर एकाएक पकड़ी गई। कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जो जड़ों के रोए हैं, वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीन कर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यों ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु पकड़कर छोड़ना नहीं जानते, मैं रोए में खींच ली गई। ठीक है, फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ी चली गई, यानी मेरे को एक्साइटमेंट हुआ कि भाई उसके साथ आखिर फिर क्या हुआ। मैं एक कोठरी बंद कर दी गई।
थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि मुझे कोई पीछे से धक्का दे रहा है, मानो कोई हाथ आगे पकड़कर खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया, यानी एक और बूंद आई। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था, यानी एक जगह में, जैसे अब एक जगह में कोई बूंद आई है तो अब इसके लिए स्थान बने, इसलिए इस बूंद को धक्का मारेंगे ना। तो आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैंने उन दोनों के बीच पिसती चली गई। मैं लगभग 3 दिन तक यह सांसद भोगती रही। मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जानकर बच भागी। मैंने सोचा कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं, और वायुमंडल में इतने जल कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान ही नहीं है। मैं अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब तुम्हें देखा तो जान में जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़े। इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो कोई पत्ता तुम्हें नहीं छू सकेगा। भैया, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद है। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी, मतलब भाप बन जाएगी ना वो। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी नहीं दुखेगा। अच्छा सुनाओ। अब ये कहानी सुना रही है, देखो उसके जीवन की। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे, हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन को उसके पुरखे बता रही है वो, और ओसजन यानी ऑक्सीजन नामक 2 गैसें सूर्यमंडल में लपेटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा है, यानी एक अपने रोटेशन में घूमता ना वो। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। उस टाइम की बात है। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? वो बोल रहा है लेखक। अब ये बोलती है उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अब भी उनका मुख उज्जवल किए हुए है, यानी उनके बच्चे भी हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते थे। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड आकाश पिंड दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ज्यों-ज्यों पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य से लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रह राज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा नहीं हुआ। यह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से घूम चला, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। वो स्टोरी सुना रहा है। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। कि भाई उसके पुरखे घूम रहे थे ऐसे अग्नि, वो जो जितने प्लैनेट है ना उनके बारे में बात करें, उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। जो हमारी पृथ्वी है शुरू में एक आग का बड़ा गोला थी ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बन गई? फिर अब वो बोल रहे हैं, मुझे ठीक पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया, और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ओसजन यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई। कौन? बूंद। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गवा दिया और मुझे उत्पन्न किया। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। उनके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ के रूप में पाया। वो हवा लगती है ना फिर ठंडी, फिर वो बर्फ बन जाता है पानी। मेरा शरीर पहले भाप रूप में था, अब वह अत्यंत छोटा हो गया था। वह पहले से कोई 17वां भाग 17 पार्ट मतलब रह गया था। मैंने देखा चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ बने पड़े थे। जहाँ तक दृष्टि जाती थी बर्फ के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था, यानी बर्फ मेल्ट हो जाती थी। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने, कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक? कई लाखों वर्षों तक। कई लाख? हाँ, चौंको नहीं। मेरे जीवन में 200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। एग्जाम्पल दे रही है। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते
जाना, अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ा चली। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे। अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हों, सबके मुंह पर हवायां उड़ने लगी। अब क्या होगा? इतने दिन आनंद से काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में नहीं था। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई बदल कर पानी हो गए हैं। वो भापी, वो ही बोल रही बूंद। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसलते चले गए हैं। मैं कई महीनों तक समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के जलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गरिमा सौंकनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र केवल मेरे बंधु बांधव का ही है, राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीवों की है और उसमें निरा नमक भरा पड़ा होता ना। समुद्र में नमक का पानी खारा, समुद्र का पानी खारा क्यों होता? क्योंकि उसमें नमक होता है। पहले पहल समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया। वो बूंद थी ना, वहाँ मिल गई। जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन चला, मतलब उनका आदत हो गई। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर देखना चाहिए कि क्या है। इस कार्य के लिए मैंने गहरे जाना प्रारंभ कर दिया। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंगे, जालीदार मछलियाँ, कई मन भरी कछुए, मतलब भारी भारी, और हाथों वाली मछलियाँ देखी। हाथ वाली मछलियाँ, वो ऑक्टोपस होगा। एक मछली देखी तो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। उसके 8 हाथ थे। ऑक्टोपस इन हाथों को अपने से शिकार जकड़ लेती थी। वो अपनी बताई स्टोरी समुद्र के अंदर की। मैं और गहराई में खोज में किनारों में दूर तक गई तो मैंने एक वस्तु देखी जो चौंक पड़ी। अब तक समुद्र में अंधेरा था। सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। यानी कि उसको फिर दिखना बंद हो गया समुद्र की गहराई में। फिर वो बोल रही थी, वो सोच रही थी बूंद की यहाँ पर और जीव कैसे देखते होंगे जब मुझे नहीं। तो ऐसा लगा सामने कोई लालटेन लेके आया हो। यह एक सुंदर मछली थी। इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इसे मार्ग दिखलाती थी। यानी कि मछली ऐसे थी, स्टारफिश होगी कुछ। इसका प्रकाश देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती थी और जब यह भूखी होती थी तो पेट भरकर उनका भोजन करती थी। छोटी छोटी मछलियों को खा जाती थी। विचित्र है। जब मैं और नीचे समुद्र में गहरी तक में पहुंची तो देखा कि वहां भी जंगल है। छोटे ठिगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत से उगे हुए हैं। वहां पर पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं। इन पहाड़ियों की गुफाओं में बहुत प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट, अंधे और महा आलसी होते हैं। कई जीव ऐसे होते हैं। यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चले, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। अब मैं ऊपर नहीं जा सकती हूँ। मेरे ऊपर पानी की तो कोई 3 मील मोटी तह थी। 3 मील। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। करोड़ों जल कण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र के जल के नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वही रहना ठीक था। कुछ लोगों ने बोला हम वहीं रहेंगे, कुछ बूंदों ने बोला, परंतु हम में कुछ उत्साही युवा भी थे। वे एक स्वर में बोले हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या छिपा है। कुछ होता ना, कुछ जल ऐसे अंदर पृथ्वी में रिस जाता है, वो वाला। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी नहीं था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुंचे जहां तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असहाय था। हमारे अगुआ
कांपे और देखते देखते उनका शरीर ओसजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी। हम लोग अब एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। अंदर पृथ्वी हिल रही थी। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ, हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई है और उसमें से धुआं, रेत, पिघली धातुएं और लपटें निकल रही, ज्वालामुखी। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने की हमें बार बार इच्छा होने लगी। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें एक भाप का बड़ा दल मिला। हम गरज कर आपस में मिले और आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती कभी उधर। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोले करते फिरते थे। बहुत से भाप कणों, जल कणों के मिलने के कारण हम भारी होते चले और नीचे झुक आए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कोई वाष्पीकरण नहीं होता, वो पानी का स्टीम बन जाती है ना, इवेपोरेशन वाला सीन। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचली हो एक और बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूला नहीं जा सकता। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर से कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड खंड हो गया। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। ये जो बजरी होती है ना, ये ऐसे ही बनती है। ये नदी के बहाव से ये चट्टानें टूट टूट के आती है और वो बजरी बन जाती है, जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर पा सकती है। अपनी विजयों से उन्मत्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, यानी प्लेन भूमि। इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मजे किए थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन एक नगर के पास पहुंची। मैंने देखा कि नदी के तट पर एक ऊंची मीनार, एक ऊंची बिल्डिंग में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। क्या है वो? चिमनी है ना, फैक्ट्री के ऊपर होते। उत्सुक हो उसे देखा, क्यों बड़ी कि अपने हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया। जो ही मैं उसके पास पहुंची, अपने साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल घूमती फिरी। मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती थी। भाग्य मेरे साथ था। बस एक दिन रात के समय में ऐसे स्थान पर जा पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें से होकर निकल भागी और पृथ्वी में समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंची। वह रुकी। सूर्य निकल आए थे। बस मैंने कहा, हाँ, मैं अब तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। यानी फिर सूरज की किरण वो बेर के पौधे से निकली, उसके हाथ में गई। फिर क्या हुआ? स्टोरी सुनाते सुनाते क्या हुआ? सूरज आ गया तो फिर क्या हो गया? सनलाइट से वो सारी की सारी जो पानी की बूंद थी वो स्टीम बन के ऊपर उड़ गई। ठीक है, तो ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन यहाँ पर जब ये समुद्र का सीन आता है ना तो ये इंटरेस्टिंग है। फिर वो वहाँ से वो नदियों में बह गई, पहाड़ों में गई, फिर ये भी इंटरेस्टिंग है ना। थोड़ा सा ये यहाँ पर जब ये अपने पुरखों का बताती तो थोड़ा ये पैराग्राफ थोड़ा बोरिंग लगता है। बाकी इस चैप्टर को पढ़ना ये अच्छा इंटरेस्टिंग है। समुद्र के अंदर कैसे कैसे जीव हैं ये भी बताया इन्होंने ना, कि कैसे समुद्र के अंदर गई, फिर कैसे हुआ, फिर ज्वालामुखी बन के बाहर आई, फिर पानी नदियों में मिली तो वो सीन बताया। फिर वो जो काला पाइप धुआं निकल रहा था, मतलब वो फैक्ट्रियों में, कल कारखाने होते हैं ना, फैक्ट्रीज का नहीं, स्मोक निकलता है ब्लैक कलर का। फिर वहाँ चली गई वो, फिर फाइनली फिर वापस पृथ्वी पर जा कर के अंदर घुस गई। फिर वो पेड़ की जड़ से, वो जो बेर का पौधा था उसकी जड़ से होती हुई वापस पत्ती में निकल गई। ये वो इवेपोरेशन वाटर साइकिल का था, थोड़ा वाटर साइकिल समझाया गया था इसमें। ठीक है, जो आपको इंग्लिश में आता है वाटर साइकिल, वो ये हिंदी वाला वाटर साइकिल था, हिंदी में डब था, समझ लो। तो इस चैप्टर को अच्छे से एक बार बेटा रीड कर लेना, ये सुन लेना और चैप्टर रीड जरूर करना है। ओके, ये क्वेश्चन आंसर मैं कोशिश करूँगी इसी वीडियो के साथ अटैच करने की। ओके बेटा।